जैसे इंडिया में देखें प्रधानमंत्री है तो होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, हर चीज के लिए अलग मंत्री है ना। एजुकेशन से रिलेटेड कोई फैसले लेने हो तो ऐसा नहीं होगा ना कि मेजोरिटी एजुकेशन मिनिस्टर साइन करेगा हो जाएगा। हर चीज के लिए एक अलग से डेडिकेटेड मिनिस्टर है ना, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, हाँ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 का अब ये संविधान नहीं है, देखो समझना है, नाम के हिसाब से समझना है काम क्या है। चार्टर एक्ट तो रेगुलेट, सबसे पहले को रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि रेगुलेट करना था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट बोला गया। उसके बाद चार्टर एक्ट आया क्योंकि वो फरमान थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट फरमान जारी कर रही थी एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि इंडिया में कैसे कैसे चीजें करे, तो फरमान दिया जाता है एक प्राइवेट कंपनी के अफेयर्स के लिए, तो इसलिए चार्टर एक्ट नाम दिए गए। अब क्योंकि 1858 आ चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी है, तो फरमान का कोई मतलब नहीं है, अब कोई चार्टर एक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी रही नहीं तो चार्टर का कोई मतलब ही नहीं है, अब फरमान कुछ नहीं आएंगे, अब कोई चार्टर नहीं आएगा। अब या तो संविधान होगा या तो कानून होंगे। संविधान मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएंगे या कोई और कानून पास होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंडियन काउंसिल्स एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये क्या है, ये काउंसिल्स की बात कर रहा है। काउंसिल मतलब जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की काम और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के काम क्या होंगे, उसमें कितने मेंबर होंगे, उनके सब्जेक्ट मैटर्स, उस बारे में बात करेगा, ठीक है। जैसे हमने बोला था कि 1853 में 6 मेंबर हो चुके थे 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और गवर्नर जनरल 4 लोग तो थे ही। ऐसा था ना 1853, याद भी है कि नहीं, भूल गए? हाँ, 1853 में एग्जीक्यूटिव में कौन था, गवर्नर जनरल प्लस 4 लोग, और लेजिस्लेचर में कौन था, 6 मेंबर थे, ठीक है। अभी भी प्रेजेंट में समझ लो कि प्रेजेंट में क्या है, पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा है ना, प्रेसिडेंट भी उसका पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, जो कानून पास करता है। एग्जीक्यूटिव कौन है, पीएम मोदी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री लोग और प्रधानमंत्री भी, वो एग्जीक्यूटिव है, जो फैसले ले रहे हैं, जो एक्चुअल में देश चला रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं, और सारे एमएलए क्या है, वो लेजिस्लेचर, विधानसभा का जो पार्ट है वो लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये 1853 में हुआ था। अब यहां पर ये जो काउंसिल एक्ट है वो क्या करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल इनके सब्जेक्ट की ये क्या काम करेंगे, ये क्या काम करेंगे, इसके मेंबर को ऐसा करते हैं 6 से 12 कर देते हैं, क्योंकि इस एक्ट में ये हुआ कि लेजिस्लेचर को 6 से 12 कर देते हैं, 12 मेंबर रखेंगे कानून बनाने के लिए। और ये भी हुआ कि यार ये 5 लोगों से तो काम चलेगा नहीं, ये 5 के अलावा एक छठा मेंबर भी जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। मतलब अब ये जो 6 लोग हैं, पहले क्या करते थे, डिफेंस वाले मामले में अगर कोई फैसला लेना हो तो मेजॉरिटी से फैसला लेते थे, एजुकेशन के मामले में फैसला लेना हो मेजॉरिटी से, हेल्थ का मेजॉरिटी से, हर चीजें मेजॉरिटी से फैसला ले रहे हैं। अलग अलग मंत्री नहीं थे कि डिफेंस मिनिस्टर अलग, एजुकेशन मिनिस्टर अलग, हेल्थ मिनिस्टर अलग, तो ये अलग अलग नहीं था, होम मिनिस्टर अलग, ऐसे अलग अलग नहीं थे पहले। लेकिन क्योंकि अब सरकार बन गई है, क्योंकि अब संविधान बन गया है, तो संविधान में क्या होता है, हर चीज का एक अलग मिनिस्टर होता है, अलग अलग मंत्री होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मेजॉरिटी से 3-2 से पास हो रहा। यहां पर ऐसी चीज को जब हर चीज के लिए अलग मंत्री होते हैं उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे इंडिया में देखें प्रधानमंत्री है तो होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, हर चीज के लिए अलग मंत्री है ना। एजुकेशन से रिलेटेड कोई फैसले लेने हो तो ऐसा नहीं होगा ना कि मेजॉरिटी एजुकेशन मिनिस्टर साइन करेगा हो जाएगा। हर चीज के लिए एक अलग से डेडिकेटेड मिनिस्टर है ना, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो पोर्टफोलियो सिस्टम यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब संविधान बना है 1858, बार बार बोल रहा हूं तुम्हें समझ में आ जाए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज कर रही थी, तो ये पोर्टफोलियो का कोई चक्कर नहीं होगा। एग्जाम में ऐसा भी आया कि पोर्टफोलियो सिस्टम कब से इंट्रोड्यूस हुआ, तो जिसको बेसिक कॉमन सेंस होगा वो टिक कर देगा। पोर्टफोलियो सिस्टम तब होता है जब प्रॉपर संविधान होता है। प्रॉपर संविधान इंडिया में 1858 से स्टार्ट हुआ, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, ब्रिटिश क्राउन के रूल से स्टार्ट हुआ, और 1861 के काउंसिल एक्ट से पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ, और बजट सिस्टम भी स्टार्ट हुआ कि अब प्रॉपर बजट प्रेजेंट किया जाएगा, डिस्कशन होगा उस पर, वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ। क्योंकि प्रॉपर अब सरकार की तरह चलेंगी चीजें, बट टॉप में ब्रिटिश क्राउन है बस,
ठीक है, तो ऐसा लिख लेते हैं इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, पोर्टफोलियो सिस्टम was introduced एग्जाम्पल में ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो, होम मिलिट्री फाइनेंस एटसेट्रा लॉ, मतलब ऐसे। ये भी लिख लेते हैं, वन मेंबर, इसी में कॉन्टिन्यूशन में, वन मेंबर एडेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वन मेंबर एडेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वन मेंबर एडेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एडेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक मेंबर ऐड हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ब्रैकेट में चाहे लिख लेना, नाउ गवर्नर जनरल प्लस 5 लोग हो गए ना। अब 4:2 का, वही तो मैं बोल रहा हूं, पोर्टफोलियो सिस्टम 4:2 का चक्कर नहीं है। हाँ, अब वो पोर्टफोलियो सिस्टम है, काम बढ़ गए हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर अलग हो गया, डिफेंस मिनिस्टर अलग हो गया, अपने आप फैसले लेंगे, मेजॉरिटी ना होकर पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया, ठीक है। और इसमें एक और जोड़ा गया, 6th मेंबर, वो आगे जाके जोड़ा गया, तो वो भी लिख लेते हैं स्टार करके नीचे, 6th मेंबर। हाँ नहीं, ये आगे जाके, तो एक साथ लिख लेते हैं फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो, स्टार करके, इसीलिए 6th मेंबर फॉर PW। हाँ, वॉइस रॉय भी बोलेंगे इसे, वॉइस रॉय भी बोल सकते हैं, गवर्नर जनरल भी, बुक्स में कई जगह गवर्नर जनरल ही लिखा हुआ होगा, लेकिन वॉइस रॉय ही है वो, ठीक है। हाँ, 6th मेंबर फॉर पब्लिक वर्क्स was also added in 1874, was also added in 1874, sorry, 1874। जी प्लस, तो 6, अब टोटल 7 हो जाएंगे फिर। हाँ, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव जैसे प्रधानमंत्री या मंत्री लोग एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, बजट सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, बजट सिस्टम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड, वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। उसके अलावा जो है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव पावर्स खत्म कर दी गई थी 1833 के चार्टर एक्ट से, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, वो खत्म कर दी गई थी, और इस एक्ट से उस पावर को रिस्टोर किया गया, कि लेजिस्लेटिव पावर को, बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर किया गया कि तुम अपने जो प्रोविंसेस है उसके लिए कानून बना सकते हो। तो ऐसा लिखते हैं, तीसरा पॉइंट, इट रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स, it restored legislative powers of Bombay and Madras provinces, और उसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि इंडियंस को लगे कि देखो, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है सारे इसमें अंग्रेज भरे पड़े, इसमें इंडियन तो कोई है नहीं, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मतलब मेन पावर तो देखो एग्जीक्यूटिव के पास होती है ना, लेजिस्लेचर तो केवल कानून बना सकता है। अगर हम प्रेजेंट में देखें, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो कानून बनाती है, लेकिन असली पावर तो प्रधानमंत्री के पास है, मोदी के पास और मंत्रियों के पास, एग्जीक्यूटिव मतलब
असली पावर एग्जीक्यूटिव के पास होती है। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं तो नाराजगी होगी ना कि एग्जीक्यूटिव तो सारे अंग्रेज भरे पड़े, कोई तो इंडियन होना चाहिए। तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अंग्रेजों ने ये बोला कि ऐसा करते हैं कि 3 इंडियन को भी एग्जीक्यूटिव में ले लेंगे, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, उनको हम मीटिंग में बुलाएंगे, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कैबिनेट मीटिंग होगी, ठीक है। तो एक राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला, और एक सर दिनकर राव थे ग्वालियर के, तो उनको बुला लेंगे कि मीटिंग में, अब वो नॉन ऑफिशियल रहेंगे, वो ऑफिशियल नहीं रहेंगे, डिस्कशन वगैरह क्या क्या है, ताकि लोगों को लगे देखो इंडियंस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मंत्री लोग होते हैं, क्योंकि हालांकि उनको कभी बुलाया नहीं ना उनकी कभी सुनी, तो केवल वैसे ही एक इंट्रोडक्शन इन्होंने करा कि ऐसा कुछ कर लेते हैं। कौन सा नंबर पॉइंट है? फोर्थ लिखते हैं। वॉइसरॉय नॉमिनेटेड सम इंडियंस से लिखते हैं, वॉइसरॉय नॉमिनेटेड सम इंडियंस as Viceroy nominated some Indians as non-official members, some Indians as non-official members of his expanded council. ना ना ना, केवल इसके लिए इसमें 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर, मतलब ये कितने हो जाएंगे 6 के अलावा, मतलब 7 है प्लस 3 और 10 हो जाएंगे मतलब। लेकिन ये 3 तो मतलब नाम मात्र के लिए, लोगों की आंखों में धूल। हाँ, छठा तो बाद में हुआ है, ठीक है। तो 5 और 3 वो समझ लो 6, 7वां ये बाद में हुआ 1874 में, ठीक है। वो तीन नॉन ऑफिशियल हैं। बोला कि हम ऐसा है कि उनको, हालांकि उनको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है काम, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन है बस, ठीक है। पहले ऐसा लिख लेते हैं, क्या लिखा? एक्सपेंडेड काउंसिल, ऐसा लिखते हैं 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स वर, 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स वर, 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स वर राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव ग्वालियर, ये 3, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में। हाँ, अभी ये नहीं लिखा हमने, हाँ तो ये भी लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 5वां। हाँ, तो ऐसा लिखते हैं, members of legislative wing, members of legislative wing were increased from 6 to maximum 12, 6 to maximum 12, from 6 to maximum 12, ठीक है, 6 से 12 तक में। नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं, हाँ वहाँ से भी मिलता है सर का नाइटहुड, हाँ मतलब वो जाए बिना भी दे सकते हैं, वहाँ से नाइटहुड का अवार्ड दे दिया उन्होंने। हाँ, उसके अलावा अब क्योंकि वॉइसरॉय को जो भी फैसले लेने हैं बनाए गए लॉ के हिसाब से लेने हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी को जो भी फैसले लेने हैं पार्लियामेंट का जो लॉ है, संविधान है, उसके दायरे में लेना होता है। मोदी जी को फैसले संविधान के दायरे में या पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के दायरे में। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई नया लॉ की ज़रूरत होती है मोदी जी को, तो मोदी जी क्या करेंगे? आप पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो मोदी जी क्या करेंगे? एक ऑर्डिनेंस का सिस्टम होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? वो एक तरीके का कानून होता है जिसमें पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया गया है, सीधे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया कि भाई पार्लियामेंट तो चल नहीं रही,
प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, जरूरी है कानून पास करना, प्रेसिडेंट साइन करता है, वो कानून बन जाता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंस, जिसमें पार्लियामेंट को बाईपास कर रहे हैं, लेजिस्लेचर को बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में आएगा, तो 6 महीने के अंदर जब भी पार्लियामेंट सेशन में आएगी, उसे पास कराना जरूरी होता है। पार्लियामेंट स्टार्ट होते ही 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसे पास कराना जरूरी होता है ऑर्डिनेंस को। ऐसा नहीं होगा कि वो परमानेंटली लॉ बन जाएगा। अभी फिलहाल इमरजेंसी में कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि पार्लियामेंट चल नहीं रही, ऑर्डिनेंस ले आए मोदी जी, बस पार्लियामेंट जब चलेगी तब उसे पास कराना होगा, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ किया गया कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो वॉइस रॉय को दी गई। अगर ये जो 12 लोग हैं, लेजिस्लेचर ने कोई कानून नहीं बनाया या वो बैठे नहीं है कानून बनाने के लिए, उनकी मीटिंग नहीं चल रही है, तो वॉइस रॉय कोई ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, और जब लेजिस्लेचर बैठेंगे तब उसे अप्रूव कराना होगा। तो एक और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, इट एम्पावर्ड वॉइस रॉय, इट एम्पावर्ड वॉइस रॉय, empowered viceroy to issue ordinances, to issue ordinances during emergency, to issue ordinances during emergency, to issue ordinances during emergency। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सब हमने करा डिस्कस 1861, मतलब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, संविधान टाइप का। फिर संविधान केवल सफिशिएंट नहीं था, और भी कई चीज़ें लेकर आनी थी साथ में, ठीक है, कानून पास करके कि ये चेंजेस करने हैं पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। उसके लिए एक इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया 1861, नाम से एक काम समझना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन टाइप है 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनके सब्जेक्ट मैटर क्या क्या हैं, उसमें मेंबर्स कितने हैं, क्या काम होगा, किस तरीके से वहाँ की, वो लोकसभा राज्यसभा की तरह ही हो गया समझ लो, पार्लियामेंट की तरह हो गया, वो कैसे काम करेंगे, वो सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी गई 1861 के एक्ट में, ठीक है। अब 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। अब ये 20-20 साल का फरमान वाला चक्कर तो है नहीं कि 1861 में आया तो 1881 में आएगा। अब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, बीच बीच में छोटे छोटे कानून पास होते रहेंगे, चाहे वो प्रेस से रिलेटेड कानून हो, अलग अलग कानून पास करते रहेंगे अलग अलग, वो अंग्रेज, ठीक है। मेजर जो लॉ है आगे फिर 1882 का है, फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट। तो ऐसा लिखते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 का, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, काउंसिल्स एक्ट 1892। अब इसमें यह था, क्योंकि देखो एक तो समझना है, सेंटर में अलग सरकार है, ठीक है, और प्रोविंसेस में अलग है। मतलब एक तो सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, यहां पर सेंटर में अलग गवर्नमेंट होगी, प्रोविंसेस में अलग होगी। वो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, वो सेंटर की हम बात कर रहे हैं, प्रोविंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोविंसेस में थोड़ा अलग अलग हिसाब है। जैसे अभी भी हम देखें कि यूपी में अलग सीट्स होती हैं, एमएलए 403 सीट है, वेस्ट बंगाल में 292 है ना, वेस्ट बंगाल में विधानसभा की, एमएलए की, अभी चुनाव हुआ है भाई। थोड़ा पता होना चाहिए ना, क्या लड़ाई झगड़ा, नंबर का तो गेम है, सरकार उसकी बनती है जिसके बाद नंबर है ना। आसाम में कितना, आसाम में 180 190 ऐसी होगा, ज़्यादा नहीं है ना। देख लिया नंबर, देखते नहीं तुम कौन कितना जीता, मेजॉरिटी है कि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब। हाँ नहीं नहीं, बात वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वो रिजल्ट आया चुनाव का, तो इंटरेस्ट नहीं लेते तुम कि बीजेपी कितनी जीती, मेजॉरिटी जीती कि नहीं जीती, कहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट है, कांग्रेस के पास कितने नंबर, मतलब कोई थोड़ा ऐसी इंटरेस्ट के लिए ना, देखने के लिए।
पता होना चाहिए ना कहाँ कहाँ पर है बीजेपी की, बीजेपी वाले कहाँ कहाँ पर जीते हैं। वेस्ट बंगाल में बीजेपी फुल मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी है भाई, फुल मेजॉरिटी। 50% से ज्यादा होता है ना, 50% से ज्यादा, बल्कि 200 से ज्यादा जीती हुई 292 में से मेरे हिसाब से। अरे अरे मतलब तुम ना, मतलब फीलिंग्स वो जो है ना, वो अटैचमेंट ही नहीं है थोड़ा थोड़ा। और उसमें आसाम में, उसमें भी फुल मेजॉरिटी है, सेंचुरी के पास है, 100 के आसपास वो जीता बीजेपी, हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, पवन खेड़ा का मैं पेड़ा निकालूंगा, ये निकालूंगा। पता भी है क्या हुआ पवन खेड़ा, पता है? तुम्हें ये भी नहीं पता? कांग्रेस का पता ही नहीं तुम्हें? पवन खेड़ा और गोगई जो है, तरुण गोगई कौन, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आसाम के सीएम है और उनकी वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि फर्जी इसके तो सिटीजनशिप, पासपोर्ट और क्या क्या ले रखा है, और यहाँ यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कागज कुगज दिखाया खूब सारा, फोटो वोटो। अब उसने केस कर दिया कि भाई ये तो सब फर्जी है, और वो अलग अलग जो भी जिस भी गवर्नमेंट का वो दिखा रहा था, यूएई दुबई के कागज, उनसे भी कंफर्म कर लिया, उन्होंने बोला फेक है सारे डॉक्यूमेंट। तो एलिगेशन, मतलब एलिगेशन जो है ना, प्राइमा फेसिया ऐसा लग रहा है कि झूठ है। ठीक है, तो फिर अब आसाम पुलिस निकल गई अरेस्ट करने के लिए कांग्रेस के नेता। फिर वो हाई कोर्ट से बेल ले रहा, कभी इधर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, टेम्पररी, फिलहाल इंटरिम बेल तो मिल गई। ठीक है, और ये सब चल रहा था क्योंकि चुनाव है आसाम में, पब्लिक परसेप्शन ऐसा बन जाए ना कि करप्ट सीएम है, सीएम की वाइफ करप्ट है, ये वो सो, ताकि चुनाव कांग्रेस जीत जाए वो हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब पूछा गया उनसे, तब वो कह रहे पवन खेड़ा का तो मैं पेड़ा निकालूंगा। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं, और जिस जिसने कागज प्रोवाइड करे हैं पवन खेड़ा को, ठीक है, तो फिर उनका भी पेड़ा निकालूंगा। बंदा ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे कागज, मतलब वो फर्जी कागज वगैरह प्रोवाइड करे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये तुम्हें ना थोड़ा इंटरेस्ट लेना है कि नंबर है कि नहीं, ये जो हम पढ़ रहे समझ में तभी तो आएगा बेहतर। सारा खेल नंबर का है। तो तुम क्या करना है, कोई चुनाव जीतता है तो नंबर देखना है कि नंबर है सरकार बनाने के लिए कि नहीं, इंटरेस्ट के साथ। नहीं कि ये जीत गया हो गया वो पता नहीं, अब वो भी याद नहीं कि कौन जीता। ठीक है, नंबर भी देखना है कि नंबर है कि नहीं है। आसाम में बीजेपी, और यहाँ पर ये जो है वेस्ट बंगाल में बीजेपी, और तमिलनाडु में क्या हुआ? हाँ, वहाँ कौन जीता? हाँ, विजय, विजय टीवी के विजय हीरो जो है वो। हाँ, 2 साल ही हुए उसे, बिल्कुल नई पार्टी। वो उसके बाद नंबर नहीं है, नंबर देखना है, 109 है कितने, 108 है, 108, उसके बाद नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से 200, हाँ 238 236 तमिलनाडु में टोटल है, उसका आधा 118 119 ऐसा होता है, तो 118 चाहिए, उसके बाद 109 है, तो मतलब 10-15 एमएलए और चाहिए उसे सरकार बनाने के लिए, तो फुल मेजोरिटी नहीं है, नंबर का गेम है। हाँ बन जाएगी, संगठन तो हो ही जाएगा ना, जो कम कम सीटें जीते वो उन्हें बोलेंगे एक मंत्री बनाएंगे तुम्हारा, तुम आ जाओ सपोर्ट में। बिस्किट ही तो फेंकना है। मतलब इस भाषा में ऐसे ही बोला जाता है, बिस्किट फेंकना है। ठीक है, अगर उस बिस्किट से वो नहीं आ रहे, थोड़े अच्छे बिस्किट फेंकने, फिर और बढ़िया बिस्किट, मतलब कुछ और फेंकना है फिर, बढ़िया बढ़िया चीजें, कभी तो आएंगे वो लालच में। सरकार बनेगी भाई, बहुत बेनिफिट है, आएंगे। जिसके पास ज्यादा नंबर होता है उसके पास एडवांटेज है, वो बहुत चीजें ऑफर कर सकता है छोटी छोटी पार्टीज को, तो लोग आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई तुम्हारे पास 3-4 एमएलए हैं और सामने से वो तुम्हें ऑफर कर रहे हैं मंत्री, तो तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम बोलोगे नहीं हमें नहीं बनना, और अपनी परेशानी में जिंदगी काट दोगे। वहां मंत्री बन के जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है, तो अगर ईमानदारी से काम ना करो तो लाइफ सेट है। जो ईमानदारी से काम नहीं करते उनकी तो लाइफ सेट है ना, वो तो इतना जमा कर लेंगे कि पीढ़ियां
वो हो जाएंगी। ऐसा मौका मिल रहा तो क्यों नहीं करेंगे, ईमानदारी से भी काम करेंगे तो भी एक अच्छा तो लगेगा ही, जनता के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। और वहाँ पुडुचेरी में वहाँ भी क्या है, नंबर नहीं है, वो मिलीजुली सरकार बीजेपी है। और केरलम में, केरला को अब केरलम बोल रहे हैं, है ना, नाम बदल गया, केरलम, केरला का सेंटर वहाँ से भी अप्रूव हो गया पार्लियामेंट से। तो केरलम में यूडीएफ करके है, कांग्रेस, कांग्रेस नहीं जीती लेकिन वो मिली जुली सरकार है, मतलब समझ, वहाँ भी फुल मेजॉरिटी नहीं। मतलब कांग्रेस की तो हालत बहुत ही खराब होगी। वेस्ट बंगाल में हालत खराब, हर जगह कांग्रेस तो नहीं जीत पा रही, केरला में थोड़ा वो सीट्स जीती है बस, बीजेपी ने अच्छी सीट्स जीती हैं हर जगह। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, तो जैसे विधानसभाएं हैं वैसी सेंटर में तो अलग होता है, लोकसभा राज्यसभा, ऐसी अंग्रेजों के टाइम पे भी तो होगा एक सेंटर, पूरे इंडिया के लिए बात कर रहे हैं। एक मद्रास प्रोविंसेस अलग, प्रोविंस अलग होगा, बॉम्बे प्रोविंस अलग होगा, बंगाल प्रोविंस अलग होगा, यूनाइटेड प्रोविंस अलग होगा। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी उत्तर प्रदेश, वो वाला एरिया पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अलग होगा, पंजाब प्रोविंस अलग है, पंजाब प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अलग है। ठीक है, तो ये प्रोविंसेस हैं, सारे स्टेट्स हैं, मतलब एक तरीके से वहां पर सरकार अलग तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो अभी जो भी हमने बात करी वो सेंटर की ही बात करी। ठीक है, 1892 का कर रहे हैं ना हम। हाँ, तो इसमें ऐसा लिख लेते हैं, सेंट्रल नंबर 1 पॉइंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड, मतलब सेंट्रल की बात कर रहे हैं ना हम, प्रोविंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड to include between include between 12 and 16 members, 12 and 16 members, 12 and 16 members, 12 and 16 members, मतलब 12 से 16 कर दिया गया। ठीक है, 12 से 16 कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर 2 लिखते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड, इनडायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड। नहीं, सेंटर में इनडायरेक्ट इलेक्शन, सेंटर का मतलब है कि प्रोविंसेस में जो लोग हैं वो लोग कुछ लोगों को सेंटर में नॉमिनेट करेंगे, जनता नहीं चुन रही है। जो प्रोविंसेस में चुने गए लोग हैं, प्रोविंसेस में कुछ इंडियंस भी हो सकते हैं, सेंटर में तो अंग्रेज ही अंग्रेज हैं, प्रोविंसेस में लेजिस्लेचर में कुछ इंडियन भी हो सकते हैं। तो वो लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू सेंटर में कुछ लोगों को भेजेंगे, जनता के थ्रू इलेक्शन नहीं हो रहा है, जो इलेक्टेड मेंबर है प्रोविंशियल लेवल पे। तो ऐसा लिख सकते हैं इसमें, members at provincial level, members at provincial level will nominate members to central level, central level, to central level। और दोनों लेवल पे, दोनों लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंसेस लेवल पे, बजट मेंबर्स को ना पावर होगी बजट को डिस्कस करने की, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होगा। कि बजट, जैसे अभी पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, तो बजट पास भी तो होना चाहिए। लोकसभा में नंबर वोटिंग होती है, हालांकि बजट तो पास होना ही है, क्योंकि सरकार प्रेजेंट कर रही है बजट, और सरकार तो उसी की है जिसके पास नंबर है, तो बजट तो पास हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन वहां उस समय के सिस्टम में ये था कि अंग्रेज जो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो कि अंग्रेज मंत्री लोग होते, वो लोकसभा में बजट प्रेजेंट करते, और कई इंडियंस लोकसभा के मेंबर होते, तो बजट को गिरा सकते हैं ना, बजट पास ही नहीं होगा, है ना। लेकिन उस समय ये था सिस्टम
अंग्रेजों ने बजट प्रेजेंट करा है, इंडियंस को भी लेजिस्लेचर का मेंबर बनाया हुआ है, बजट डिस्कस हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो इंडियंस अगर बजट के अगेंस्ट भी वोट करें, मतलब उनको वोटिंग राइट ही नहीं है, अंग्रेजों ने बजट प्रेजेंट कर दिया तो कर दिया, बस वो बस डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अंग्रेजों की मर्जी है, उनकी बात माने ना माने, कि मेजॉरिटी से बजट पास करने का चक्कर ही नहीं, अंग्रेजों ने बजट प्रेजेंट कर दिया तो कर दिया, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं इसमें, नंबर क्या 3 की 2 4, चलो जो भी नंबर लिखा है कोई बात नहीं। मेंबर्स एट बोथ द लेवल, मेंबर्स एट बोथ द लेवल्स, both the levels had the right to discuss, the budget, the right to discuss the budget, although it did not include right to vote, it did not include right to vote, right to vote, ठीक है। तो एक तो ये रहा इसमें, उसके अलावा फिर ये 1892 का एक्ट था, उसके बाद फिर से एक और इंडियन काउंसिल्स एक्ट आए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो वही चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके एडिशनल में ये सारे एक्ट पास होते जा रहे हैं कि भाई ये चेंजेस हम